हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशलॉजी के पार्ट 34 में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो सोशलॉजी का अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ये इस अक्टूबर 2022 के पीजीटी एग्ज़ाम का फर्स्ट लेक्चर है। इसके कुल 5 लेक्चर होंगे। हर एक वीडियो के अंदर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है। यदि ये पांचों वीडियो आप बहुत अच्छे से तरीके से कर लेते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव किसी भी तरह का सोशलॉजी से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो उसमें आपको बहुत अधिक क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले क्वेश्चन से आप शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप साथ साथ में कॉपी भी अपने पास में रखें जिससे आप साथ में नोट्स तैयार कर सकें, क्योंकि इसमें जो हमने हाथ से लिखा है काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। तो आप साथ साथ में नोट्स तैयार करें और आप देखेंगे जब ये क्वेश्चन पेपर जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, हल करते जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको अपने आप क्लियर होते जाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चंस को आप हल कैसे करें, क्वेश्चन पेपर को हल कैसे करें, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। और एक कई बार हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें वो हम इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। सारी चीज़ें तो बड़ी डिटेल से हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? ये मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, मनोविज्ञान का एक पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मनोविज्ञान है उसका दायरा तो बहुत बड़ा हो गया और शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का हिस्सा होने के कारण उसका दायरा वो छोटा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। यह तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सामान्य मनोविज्ञान है उसके मुकाबले में तो इसका क्षेत्र वो क्या है, सीमित है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। तो इसका जो आंसर है वो यही आएगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान है उसका एक पार्ट होने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान वह सामान्य मनोविज्ञान से सीमित है, क्षेत्र इसका छोटा है। आगे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक तो कभी सीमित, इसका भी कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। तो पहले का आंसर हमें पता लग गया। हमने यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रेड पेन से इंग्लिश पार्ट में इसमें हमने कर रखे हैं, निशान लगा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के जो प्रभाव नहीं है पूछा है, जबकि ये तो सभी प्रौद्योगिकी के प्रभाव है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी है, नगरीकरण भी है, वर्गों का उदय भी है और गतिशीलता का बढ़ना भी है। अब श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, काम का बंटवारा करना। तो औद्योगिक जो टेक्नोलॉजी आई उसके पश्चात कार्य विभाजन हुआ और लगातार एक ही कार्य को जब हम करते रहते हैं तो उसको कार्य विशेषीकरण कहते हैं, मतलब उस काम में वो विशेषज्ञ हो जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसका है। तो ये श्रम विभाजन का सिद्धांत किसका, इमाइल दुर्खीम का है। और इमाइल दुर्खीम फ्रांस के रहने वाले थे और अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे, और वो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने वाले विद्वानों में से एक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी। उस पुस्तक में इन्होंने अपने समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। नगरीकरण का तात्पर्य क्या है, गांव का धीरे धीरे नगरों में बदलने की प्रक्रिया नगरीकरण कहलाती है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इस नगरों की विशेषताओं का गांव के लोगों के द्वारा अपनाना नगरीकरण कहलाता है। वर्गों का उदय, वर्गों का दो विभिन्न वर्ग बने। अब वर्गों के बारे में कार्ल मार्क्स ने सबसे ज़्यादा जिक्र किया है और इसी आधार पर उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी दिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है, तो कार्ल मार्क्स का है। गतिशीलता का बढ़ना, अब गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता का मतलब होता है एक स्थान से लोगों का दूसरे स्थान पर जाना। जैसे गाँव से शहर की तरफ जाना या शहरों के लोगों का गाँव की तरफ जाना, मतलब एक स्थान के लोगों का दूसरे स्थान के लोगों से मिलन होना, एक जगह की संस्कृति का दूसरी जगह की संस्कृति से मिलन होना गतिशीलता कहलाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ, मशीनों का विकास हुआ, परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन, नगरीकरण, वर्गों का उदय, गतिशीलता, इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी।
इसके पश्चात हम अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको किसी भी तरह का सोशोलॉजी से संबंधित या अन्य किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं तो आपको जनगणना के बारे में आपको सारे डाटा क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में कितनी जनगणनाएं 2011 तक हो चुकी है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के क्वेश्चन को समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा है, मतलब 1947 के बाद, और प्रत्येक जनगणना है वो प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। इसकी सबसे पहली जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, हमने यहाँ पर लिख रखा है। लॉर्ड मेयो वाइसराय थे, उस समय 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और उसके पश्चात निरंतर आधार पर जो जनगणना है वो 1881 के बाद प्रत्येक 10 साल के बाद हो रही है। अब यदि कुल जनसंख्या पूछ ले कि अब तक कुल कितनी कुल जनगणना पूछ ले भी अब तक भारत की कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, तो आप 1872 से लेकर आप काउंट करते जाइएगा। जो 1872, 1881, 91, 1901, इस हिसाब से आप गिनते जाएंगे तो कुल 15 जनगणना अब तक हो चुकी है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, इसका मतलब 1947 के बाद 51 में हुई, 51 के बाद 61 में हुई, 1961। इस तरह से जब आप करते हैं तो जो जनगणना है वो कौन सी आई, सातवीं जनगणना 2011 की जनगणना थी। अब सातवीं जो जनगणना थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, मतलब 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली। इसके बाद 2021 की जनगणना होनी थी, वो कोविड पैनाडेमिक के कारण वो जनगणना पोस्टपोन कर दी गई। तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, डॉक्टर विवेक जोशी, ये भी ध्यान रखना है। अब जब 2023 में जनगणना, अभी वर्तमान समय में जनगणना आयुक्त है वो कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में जनगणना आयुक्त है वो श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। अब जो 2011 की जनगणना हुई उस जनगणना के अंदर भारत की कुल जनसंख्या थी वो 1.21 अरब, जो विश्व जनसंख्या का 17.5% है। ये कुछ डाटा हमने यहाँ पर लिखे हैं, आपको ये याद होने चाहिए। अब भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका मुकाबले में कितना है, 2.4%। अब देखिएगा जनसंख्या तो हमारे पास 17.5% विश्व की, और जो भू क्षेत्र है वो 2.4%। अब एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर एक जनगणना का, कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना का थीम क्या था। तो उस जनगणना का थीम क्या था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। तो ये आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद ये बात हम कर चुके हैं, 15वीं जनगणना है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के वायसराय के समय, निरंतर आधार पर कंटिन्यू जो जनगणना हुई शुरू वो 1881 में। अब भारत की जो जनगणना है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 382। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है, 1106 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 573.4 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, 573.4। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये भी बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन अच्छे से देखें, उनके बारे में आप पता करें। पैरा कम्युनिटीज संप्रत्यय किसने दिया था। अब पैरा कम्युनिटीज संप्रत्यय किसने दिया था, रूडोल्फ ने दिया था। अब जितने भी समाजशास्त्री हैं उनके बारे में अपने को पहले ही साथ साथ में ये जरूर आप चेक कर लें कि वो कहाँ के रहने वाले थे। तो रूडोल्फ है ये अमेरिका के। हर्बर्ट रिजले, ये इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। जीएस घुरिये भारत के रहने वाले थे, और भारत में समाजशास्त्र का पिता भी जीएस घुरिये को माना जाता है। प्रथम भारतीय जो समाजशास्त्र का शिक्षक है वो भी जीएस घुरिये को माना जाता है। और लुइस डोमा, ये फ्रांसीसी मानवशास्त्री है। अब इनके बारे में अपन देखते हैं, लुइस डोमा ने कौन सी पुस्तक लिखी। इनकी एक फेमस पुस्तक है होमो हायरार्की,
पद सोमान के बारे में इन्होंने समाज के अंदर बातें की। तो लुइस डोमा की इसकी जो ड्यूमा इसकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है होमो हायरार्की है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, होमो हायरार्की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब जीएस घुरिये की महत्वपूर्ण पुस्तकें आप देख लीजिएगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जीएस घुरिये की। इंडियन साधुज ये भी जीएस घुरिये की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये तीनों देख लीजिएगा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया एंड इंडियन साधु, ये जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। हर्बर्ट रिजले ने कौन सी पुस्तक लिखी, द पीपल ऑफ इंडिया। हर्बर्ट रिजले की पुस्तक है द पीपल ऑफ इंडिया। ये आप हमने आपको पहले ही बताया कि आप कॉपी साथ में रखें ताकि ये नोट्स तैयार कर लें। और एथनोलॉजी एंड कास्ट ये बुक हर्बर्ट रिजले के द्वारा लिखी गई है। अब इधर देखिएगा, लुइस ड्यूमा हमने ये देख लिया, अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा लुइस ड्यूमा है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने सोपान वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। वर्ण व्यवस्था का कौन सा सिद्धांत, सोपान। सोपान का मतलब क्या होता है, हायरार्की, पद सोपान। इसी पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया था, होमो हायरार्की। तो लुइस ड्यूमा की पुस्तक कौन सी है, होमो हायरार्की। जीएस घुरिये ने किसका अध्ययन किया था, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो जीएस घुरिये ने अध्ययन किया था जनजातियों का अध्ययन, भारत में जनजातियों का अध्ययन उन्होंने किया था। हर्बर्ट रिजले ने किसका अध्ययन किया था, बंगाल में हिंदू जाति व जनजातियों का अध्ययन हर्बर्ट रिजले ने किया था। अब भारतीय लोकतंत्र को संघ बाजार व्यवस्था किसने कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने भारतीय लोकतंत्र को संघ बाजार अर्थव्यवस्था कहा है। रूडोल्फ एंड रूडोल्फ है, ये एक अर्थशास्त्री रहे हैं। तो भारतीय लोकतंत्र को संघ बाजार व्यवस्था किसने कहा है, रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर देखिएगा, यही पैरा कम्युनिटीज प्रत्यय ये किसने दिया था, ये दिया रूडोल्फ एंड रूडोल्फ ने। बाकी ऑप्शन के बारे में भी हमने काफ़ी यहाँ पर पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से आपको एक या दो क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेंगे। व्यक्तित्व को समझने के लिए, व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ओडिप्स कॉम्प्लेक्स का संप्रत्यय दिया था। आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्राइड होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ओडिप्स कॉम्प्लेक्स है क्या। तो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के लिए जो बताए थे उसमें दो टर्म इन्होंने यहाँ पर यूज की थी, एक तो ओडिप्स कॉम्प्लेक्स और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये भी आ सकता है कई बार भी, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का संप्रत्यय किसने दिया था। तो इन्होंने लिबाडो, यहाँ पर हमने लिखा है लिबाडो या काम वासना की धारणा, ये किसकी है, ये भी सिगमंड फ्राइड की है। तो सिगमंड फ्राइड ने ओडिप्स कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया है। इसका मतलब व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा है उसका स्रोत काम वासना या सेक्स पावर है, जिसको जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने लिबिडो नाम दिया है। तो ओडिप्स कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें यौन जो क्रिया, यौन जो तत्व है या फिर सेक्स है वो बच्चे के अंदर होता है, परंतु वो कैसा होता है, जैसा वयस्क में होता है वैसा नहीं होता है। तो जो लड़का है वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है, और जब छोटा बच्चा है वो अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है और वो ये चाहता है कि उसकी माँ केवल मुझे ही प्रेम करे, तो उस सिचुएशन को ओडिप्स कॉम्प्लेक्स कहा गया है। और इसका उल्टा क्या होगा, लड़की है, क्योंकि हमेशा अट्रैक्शन किसकी तरफ बता रहे हैं कि हमेशा जो अट्रैक्शन है वो विपरीत लिंग के प्रति होगा। तो यहाँ पर लड़का है वो अपने माँ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, तो लड़की किसके प्रति अट्रैक्ट होगी, अपने पिता के प्रति। तो जब लड़की पिता के प्रति अट्रैक्ट होती है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब देखो इलेक्ट्रा नाम भी लड़की जैसा है, तो लड़की का पिता के प्रति अट्रैक्ट होना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और लड़के का माता के प्रति अट्रैक्ट होना ओडिप्स कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये व्यक्तित्व के विकास के बारे में सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में बताया है। अब सिगमंड फ्राइड के बारे में यहाँ देखिए हमने नीचे लिख रखा है, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। एक तो जो सिगमंड फ्राइड है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ये भी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्राइड है। इड, ईगो और सुपर ईगो, समाजीकरण के सिद्धांत है ये।
इड, ईगो और सुपर ईगो। ये इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत किसका है, या ये अवधारणा किसकी है समाजीकरण की? तो ये अवधारणा किसकी है? ये सिगमंड फ्राइड की है। इसमें इड है वो अच्छा बुरा नियम, सामाजिक नियम कानून कायदे कुछ भी नहीं जानता। वहाँ पर व्यक्ति है वो अपनी, जो बच्चा है उसके अंदर ढावी होता है, वो किसी भी तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। सुपर ईगो सामाजिक है पूरी तरह से। अब ये ईगो है, ये इड और सुपर ईगो के बीच में का काम करता है, जो हमने हमारे जो एक्सप्लेन्ड वीडियो है उसमें बताया हुआ है इसके बारे में डिटेल से, समाजीकरण के सिद्धांत में। अब देखो यहाँ पर सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक है। इड, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा इनकी है। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन जो अवधारणा है उसके जनक भी कौन है? उसके जनक भी सिगमंड फ्राइड है। अब देखिए इड के अंदर क्या होगा? अचेतन मन से संबंधित है। जो ईगो है वो अर्धचेतन से, और सुपर ईगो चेतन मन से संबंधित है। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मन की तुलना बर्फ से किसने की है? तो मन की तुलना किसकी, बर्फ के साथ किसने की है? सिगमंड फ्राइड ने की है। इन्होंने क्या बताया था, जैसे बर्फ को पानी के अंदर डालते हैं तो 10% हिस्सा पानी के अंदर ऊपर दिखाई देता है और 90% हिस्सा है वो क्या होगा? पानी के अंदर डूबा रहता है। इसी तरह से मन है उसका 10% हिस्सा केवल काम करता है और 90% हिस्सा वो कार्य नहीं करता है। तो इसके बारे में इन्होंने, इसीलिए इन्होंने मन की तुलना किसके साथ की थी? बर्फ के साथ की थी। और हम यहाँ पर देखते हैं इसके साथ साथ, और देखिएगा यहाँ पर जो ये दिया गया इसमें चारों ऑप्शन के बारे में अपन देखते हैं। तो जीएच मीड है, तो जीएच मीड ने क्या किया था? इनका सिद्धांत कौन सा था जीएच मीड का? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत। भी प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करना प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कहलाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत की धुरी क्या है, या किस धुरी के आसपास काम करता है? तो वो है सव्या आत्म, सव्या आत्म। और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत है इन्होंने वर्णन 4 अवधारणाओं में किया है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया मीड का जो सिद्धांत है हर्बर्ट मीड का, उसकी कितनी अवधारणाएं हैं? 4 अवधारणाएं हैं। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेन हमने हमारे इसी चैनल पर जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है उसमें की है। अब मीड के बारे में यहाँ और देखिएगा। मीड जो इस मीड के बारे में इन्होंने स्व व आत्म चेतना का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है स्व व आत्म चेतना का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट मीड ने दिया था। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हर्बर्ट मीड। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी ये। इसके बाद आप करते हैं सामान्यकृत अन्य और विशेषीकृत अन्य। यहाँ पर लिखा हो ना सामान्यकृत अन्य और विशेषीकृत अन्य की अवधारणा किसकी है? तो ये अवधारणा भी किसकी है? ये हर्बर्ट मीड की है। सामान्यकृत इन्होंने क्या बताया था कि व्यक्ति है या जो बच्चा है वो समाज के अन्य लोगों के साथ अट्रैक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। तो ऐसे करके वो दूसरे लोगों की भूमिकाएं अपने ऊपर लाद लेता है। दूसरे लोगों की भूमिकाओं का अपने ऊपर लादने का मतलब क्या हुआ? जैसे दूसरे लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं वैसे काम वो भी करने लग जाता है। तो इसी को कहा गया सामान्यकृत अन्य। और विशेषीकृत अन्य क्या होगा? जो उसके नज़दीकी लोग हैं। नज़दीकी लोग कौन कौन से? जैसे दोस्त हो गए, परिवार के सदस्य हो गए, रिश्तेदार हो गए। उन लोगों को जो भूमिकाएं निभाते हुए देखता है फिर वो काम वो करने लग जाता है। वो व्यक्ति उनके लिए विशेष होते हैं। तो इनको कहा गया विशेषीकृत अन्य। एक और हर्बर्ट मीड के बारे में देखिएगा। आई एंड मी का सिद्धांत किसका है? थ्योरी ऑफ आई एंड मी किससे संबंधित है? समाजीकरण से संबंधित। आई और मी का सिद्धांत किसका है? तो ये भी हर्बर्ट मीड का सिद्धांत है। आई और मी के सिद्धांत को एक नाम और भी है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है? तो हर्बर्ट मीड का है। इसका एक नाम और भी है आत्म और तदात्म का सिद्धांत किसका है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आत्म और तदात्म का सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट मीड का है। तो ये तीनों एक ही के नाम है। आई एंड मी थ्योरी, मैं और मुझे का सिद्धांत, आत्म और तदात्म का सिद्धांत। इसमें आई है वो क्या है? आई है वो आत्म है। उसका जब विकास होगा तो वो किस में बदल जाएगा? मी में बदल जाएगा, तदात्म में बदल जाएगा। इसका मतलब मी सामाजिकृत व्यक्ति है और आई है वो सामाजिक प्राणी नहीं है, उसे सामाजिक मूल्यों और उनका ज्ञान नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है वो अपने में और वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता।
रिश्ते नातों का उसे पता नहीं होता, और धीरे धीरे समाज में रहता है, संचार के माध्यम से अंतःक्रिया करता है, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अंतःक्रिया करता है, और धीरे धीरे वो सामाजिक बन जाता है। तो वो किस में बदल जाता है? मी में। तो हर्बर्ट मीड क्या कह रहे हैं? आई के मी में बदलने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। तो मीड के बारे में देखा। अब चार्ल्स कुल्ले, यहाँ पर अगला ऑप्शन चार्ल्स कुल्ले भी है। तो स्वयं का आईना सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स कुल्ले। ये सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स कुल्ले ने दिया। कौन सा सिद्धांत? स्वयं का आईना सिद्धांत है, ये चार्ल्स कुल्ले के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर जगह कम थी लिखने के लिए, हमने इसको आगे चार्ल्स कुल्ले का जहाँ ऑप्शन है वहाँ पर इसकी और डिटेल आपको वर्णन इसी लेक्चर के अंदर मिलेगी। इमाइल दुर्खिम, देखिए इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में, इनको विज्ञान की श्रेणी में लाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये समाजशास्त्र के संस्थापक पिताओं में से एक है। तो एक तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, ये किसका है? इमाइल दुर्खिम का है। समाजीकरण का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। आत्महत्या का सिद्धांत किसका है? ये भी इमाइल दुर्खिम का। इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याएं बताई है। जीवन में दुखी होकर इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन एन वक्त पर ये रुक गए थे, और जो अनुभव किया था वो सारी बातें इन्होंने एक पुस्तक में लिखी थी, जिसका नाम दिया गया था इन्होंने सुसाइड। और इसी सुसाइड बुक के कारण ये वर्ल्ड फेमस हुए थे। तो आत्महत्या पुस्तक है, ये दुर्खिम की है। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खिम का है। हमने ऊपर भी बताया था श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये भी किसका है? इमाइल दुर्खिम का है। और श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है इन्होंने कौन सी पुस्तक में दिया? डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, ये पुस्तक भी किसकी है? इमाइल दुर्खिम की है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा, ये भी किसकी है? इमाइल दुर्खिम की है। इन्होंने सामाजिक तथ्य की 2 मुख्य विशेषताएं बताई है, बाह्यता और बाध्यता। ये भी आपको ध्यान रखना है। यांत्रिक एकता एवं सावेवी एकता, ये अवधारणा भी किसकी है? ये भी इमाइल दुर्खिम की है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी यांत्रिक एकता किससे संबंधित है? तो सरल समाज से संबंधित यांत्रिक एकता है, और जटिल समाज से संबंधित सावेवी एकता है। सरल समाज कौन सा था? शुरुआती समाज था, जब मनुष्य आदि मानव की तरह रहता था, उनकी आवश्यकताएं इच्छाएं ज़्यादा नहीं थी। तो उस समय व्यक्ति एक यंत्र और मशीन की तरह काम करता था, तो उसको यह कहा गया यांत्रिक एकता। साविवी एकता का मतलब क्या हुआ? जब समाज विकसित हुआ, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो विभिन्न समूह बन गए। तो वो समूह, जैसे शरीर के विभिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन शरीर के विकास के लिए काम करते हैं, इसलिए सभी अंग एक होकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से समाज है, उसके भी अलग अलग अंग बन गए, जैसे धर्म, जाति, परिवार, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग भाग बन गए, और वो सभी भाग समाज, शरीर, समाज का विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसको इन्होंने कहा गया सावेवी एकता। तो यांत्रिक एकता और सावेवी एकता, ये सिद्धांत किसका है? इमाइल दुर्खिम का है। और एक नियम शून्यता या अनोमी की अवधारणा, इसको नियमहीनता भी कहा जाता है, नियम शून्यता भी कहा जाता है, नियमहीनता, नियम शून्यता और अनोमी भी कहा जाता है। तो ये अवधारणा किसकी है? इमाइल दुर्खिम की है। इसका मतलब है नियमों का न रहना या नियमों का टूट जाना। भी समाज के द्वारा कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए, और वही नियम जब व्यक्ति के मार्ग में बाधा बनने लगे, तो उन नियमों को तोड़कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। और जब नियमों को तोड़ता है तो इस स्थिति को कहा जाता है अनोमी। जैसे एक लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, घर वालों ने मना कर दिया, तो सामाजिक नियम क्या कहते हैं? घर वालों की मर्जी से शादी करें आप, उन जो वैसे कह रहे हैं उसी तरह से आप शादी करें। परंतु उन वो सामाजिक नियम उन दोनों के मार्ग में बाधा बन गए, तो उन्होंने उस बाधा को तोड़कर जब कोर्ट मैरिज की, उन नियमों को तोड़कर जब कोर्ट मैरिज की, तो इसको कहा जाता है नियम शून्यता की स्थिति। और ये अवधारणा किसकी है? इमाइल दुर्खिम की। सामूहिक चेतना की अवधारणा भी किसकी है? इमाइल दुर्खिम के। इन्होंने बताया व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना का जिक्र किया है। सामान्य और वैद्यकीय तथ्य, सामान्य तथ्य वो तथ्य होते हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, वैद्यकीय तथ्य वो तथ्य होते हैं जो समाज में विचलन पैदा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम सॉल्व करेंगे। एक बात और, यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर पिछला मिलता है और आप हमें वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा देते हैं, तो हम उस क्वेश्चन पेपर को इसी तरह से सॉल्व करके आपको बताएंगे, ताकि आपके किसी समाज शास्त्र के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक बात और, जितने भी ये इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़कर अपने इसी चैनल पर
कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के नाम से वीडियो डाले हुए हैं 33। उनमें से कोई क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं है, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से है। और एक बात और अपनी जो बेसिक सोशोलॉजी है उसके सारे वीडियो इस जहाँ ये टॉपिक है जैसे समुदाय, समिति, समूह, संस्था, इस तरह के इन सभी के डिटेल्ड वीडियो भी डाले गए हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं, साथ में PDF है वो भी पढ़ सकते हैं, जिसके बाद आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। किसी भी तरह के सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परेशानी नहीं आएगी। और ये जो हम 5 वीडियो डालेंगे ये थोड़े लेंथी वीडियो होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वैसे तो 30 ही है, लेकिन हम 30 क्वेश्चन में हम लगभग 400 या 500 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन क्या कहलाता है। सीमित का मतलब एक निश्चित क्षेत्र हो गया, उसमें लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। जैसे ग्रामीण समुदाय, उसका एक निश्चित क्षेत्र है। नगरीय समुदाय, उसका एक निश्चित क्षेत्र है। तो समुदाय है, कम्युनिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के कम और म्यूनिस से बना है। कई बार क्वेश्चन आता है कम और म्यूनिस किस भाषा के शब्द हैं, तो ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। और इसी पेपर में आगे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि समुदाय लैटिन भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो COM कम प्लस MUNIS म्यूनिस। कम का मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ मिलकर। म्यूनिस का मतलब क्या होता है, सर्व या सेवा करना, मतलब साथ मिलकर कार्य करना या सेवा करना क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर देखिएगा समुदाय की विशेषताएं क्या है। समुदाय की विशेषताएं क्या है कि ये व्यक्तियों का समूह है। इसका मतलब व्यक्तियों का समूह होने का मतलब क्या हुआ, ये मूर्त होगा, क्योंकि व्यक्तियों को आप देख सकते हैं। तो समुदाय क्या होता है, मूर्त होता है जिसको देखा जा सकता है। समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, इसका एक निश्चित क्षेत्र होगा। अब इसकी सीमा कहाँ तक है, जैसे गांव की सीमा, शहर की सीमा, देश की सीमा। सामुदायिक भावना, और समुदाय की एक खास बात क्या है कि इसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है और सामान्य उद्देश्य होता है। सामुदायिक भावना क्या होती है, जो समुदाय की भलाई के लिए काम करती है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो काम है करते हो। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सामुदायिक भावना के अंतर्गत किन किन भावनाओं को शामिल किया जाता है। तो सामुदायिक भावना में 3 भावनाओं को शामिल किया जाता है, अच्छे से देख लें। हम की भावना, योगदान की भावना और निर्भरता की भावना। हम की भावना का मतलब क्या होता है, वी फीलिंग होती है, इसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती। योगदान की भावना का मतलब उसकी समुदाय की भलाई के लिए लोगों से जितना बन सकता है वो अपना योगदान देते हैं। और निर्भरता की भावना का मतलब क्या हुआ, समुदाय के सदस्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये समुदाय की विशेषताएं थी। अब समुदाय के प्रकार में देखिएगा, बोगार्ड्स ने इसके 4 प्रकार बताए हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और राष्ट्रीय समुदाय। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भी निम्नलिखित में से कौन सा बोगार्ड ने समुदाय का प्रकार नहीं बताया, तो कोई 3 लिख देंगे, एक मिस कर देंगे। इसी तरह से मैकाइवर, और ये भी पूछ सकते हैं बोगार्ड्स ने समाज जो समुदाय है उसके कितने प्रकार बताए हैं। अब मैकाइवर व पेच है, इन्होंने जो समुदाय है उसके कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। तो बहुत अच्छे से देख लें। इसके पश्चात आती है समिति। देखो समुदाय, समिति, संस्था, समूह, ये इनमें बहुत बारीक अंतर होता है और हर कम्पिटेटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और इस कम्पिटेटिव एग्जाम में तो इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। और इन तीनों में क्या अंतर है उसका एक डिटेल वीडियो अपने इसी चैनल पर है। एक इसमें समिति क्या होती है, समिति का मतलब होता है लोगों का एक समूह। तो लोगों का एक समूह का मतलब ये भी मूर्त होगा, इसको अपन देख सकते हैं लोगों को। अब समिति क्या होती है, इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती, और इसकी समुदाय की सदस्यता है ना वो तो अनिवार्य होती है। आप किसी गांव, किसी देश के सदस्य तो जरूर होंगे ना, लेकिन समिति की सदस्यता है वो क्या होती है, ऐच्छिक होती है। जैसे हम सालासर जा रहे हैं, तो सालासर जाने के लिए एक समिति बना ली हमने, तो उस समिति का उद्देश्य क्या होगा, उस समिति का उद्देश्य होगा वहाँ पर जो सालासर जाकर धार्मिक क्रियाएं पूरी करना, और वो क्रियाएं पूरी होने के बाद समिति भंग हो जाएगी। तो इसका मतलब समिति अस्थायी होती है, यह निश्चित उद्देश्य पर आधारित होती है, जबकि समुदाय वो क्या होता है, स्थायी होता है और इसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। समूह, समूह क्या होता है, ये भी लोगों, समूह किसे कहते हैं, लोगों का एक ऐसा समूह जो आपस में किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और आपस में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, बोलचाल है उनकी, इंटरेक्शन करते हैं वो आपस में, वार्तालाप करते हैं। तो लोगों का समूह हो गया, इसका मतलब ये भी क्या होगा, मूर्त होगा। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, संस्था क्या है।
क्लियर कर लीजिएगा, संस्था का मतलब बिल्डिंग नहीं है, संस्था का मतलब लोगों का समूह नहीं है। तो संस्था का मतलब क्या हो गया, नियमों की व्यवस्था को आप संस्था कहते हैं। अब नियमों को आप देख नहीं सकते, तो इसका मतलब संस्था क्या होती है, अमूर्त होती है। इसके बाद अगला अब इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप फिर देखिएगा कि एक समिति क्षेत्र में सामाजिक जीवन का संपूर्ण सीमित क्षेत्र में, सीमित का मतलब निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र किसका होगा, केवल समुदाय का होगा और किसी का निश्चित क्षेत्र नहीं है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से किस एक देखिएगा, यहाँ पर हमने इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिया है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किसकी है। तो लिटिल कम्युनिटी पुस्तक है वो किसकी है, वो रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और कई बार ये पूछ लेते हैं लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है, तो लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी लिटिल कम्युनिटी, उस पुस्तक में इन्होंने बताया था लघु समुदाय के बारे में। इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लघु समुदाय क्या होता है, जिनका आकार छोटा होता है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जैसे गाँव हो गया। अब इसके बाद आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रथमतः प्रस्तुत किया। इसका मतलब सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया। तो नंबर 1 क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, ये अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवासन की। देखिए श्रीनिवासन के बारे में आप 3 बातें ध्यान रखो। एक तो प्रभु जाति की अवधारणा इनकी है, एक ब्राह्मणीकरण की अवधारणा इसकी, और एक संस्कृतिकरण की। एम.एन. श्रीनिवासन खुद ब्राह्मण थे, कर्नाटक के मैसूर जिले में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने कई बार ये भी पूछ लेते हैं भी एम.एन. श्रीनिवासन ने किस गांव की स्टडी की थी, तो मैसूर के रामपुर गांव की इन्होंने स्टडी की थी। प्रभु जाति देखो क्या होता है, इन्होंने क्या पाया गांव की स्टडी करके भी, गांव में एक ऐसा समूह भी होता है जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिनके पास राजनीतिक सत्ता भी होती है, धार्मिक सत्ता भी होती है, आर्थिक सत्ता भी होती है, और वो दूसरे लोगों पर दबदबा रखते हैं। यही जाति प्रभु जाति कहलाती है। एक इन्होंने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी और एक संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। संस्कृतिकरण क्या होता है, निम्न जाति के लोगों के द्वारा उच्च जाति के लोगों की नकल करके उन्हीं के आचार व्यवहार, रीति रिवाज, परंपराएं, रहन सहन, खान पान, पहनावा को अपनाकर अपने आप को उच्च जाति घोषित करने की जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण कहलाती है। अब एक तो ये बहुत अच्छे से देख लें, किस पुस्तक में वर्णन किया था, सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया। ये संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने किस पुस्तक में दी थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा। द रिमेंबर्ड विलेज ये भी श्रीनिवासन के द्वारा। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर ये भी श्रीनिवासन के द्वारा। इंडियाज विलेजेज ये भी एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई। तो श्रीनिवासन की सारी पुस्तकें आप बहुत अच्छे से देख लें। रिमेंबर्ड विलेज और इंडियाज विलेज किसकी है, श्रीनिवासन की। और द इंडियन विलेज किसकी है, श्यामचरण दुबे की। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियाज विलेज और इंडियन विलेजेस है, इसमें से पूछ लेंगे तो दोनों कन्फ्यूजिंग से है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। श्रीनिवासन इंडियाज विलेजेस है और द इंडियन विलेज क्या है, श्री S.C. दुबे या श्यामचरण दुबे। और एक विलेज इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो विलेज इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑस्कर लेविस के द्वारा। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी पेपर में इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक इसके बाद फिर आप देखिएगा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये हमने कर लिया, अध्ययन किया था। इसके बाद जो एम.एन. श्रीनिवासन है, इन्होंने शिकागो स्कूल के प्रेक्षणों का प्रयोग भी किया था। किसका प्रयोग किया था, शिकागो स्कूल के प्रेक्षणों का प्रयोग किसने किया था, तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये किसने किया था, एम.एन. श्रीनिवासन में। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आणविक परिवार की अवधारणा किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो ये जिमरमैन की है, किसकी है, जिमरमैन की। अब इसमें आप देखो वेस्टरमार्क के बारे में हम देखते हैं, तो एक विवाह को सबसे उत्तम विवाह किसने माना है। एक विवाह कौन सा विवाह होता है जिसमें एक लड़का एक ही लड़की से या एक लड़की एक लड़के से शादी, मतलब जो कपल है वो एक लड़के और लड़की को मिलाकर बनता है, वो एक विवाह कहलाता है। तो एक विवाह किसे कहते हैं, एक विवाह को सबसे सर्वोत्तम विवाह किसने माना है, वेस्टरमार्क ने। जिमरमैन ने आणविक परिवार की अवधारणा दी थी। मॉर्गन ने सामाजिक बुद्धि विकास के सत्र बताए हैं।
तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक बुद्धि विकास के 3 स्तर किसने बताए हैं, तो मॉर्गन ने बताए हैं। और 3 स्तर कौन से थे, जंगली अवस्था, असभ्य अवस्था और सभ्य अवस्था। भी पहले मनुष्य जानवरों की तरह रहता था, बाद में वो असभ्य की तरह रहने लगा, थोड़ा बहुत सुधार हुआ, और इसके पश्चात वर्तमान समय में वो क्या हुआ, सभ्य अवस्था के अंतर्गत आया है। तो मॉर्गन के ये तीनों आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक सिंपल सीधा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मॉडल में सिंटेक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके परीक्षण और नामकरण उदाहरणों के अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ाती है। तो ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल। अब क्वेश्चन में आपको किसी तरह का यहाँ निशान लगे हुए हैं, जो ब्लू पेन से निशान गलत हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश पार्ट में हमने रेड पेन से निशान लगाकर अंडरलाइन कर रखे हैं, वो इस पेपर के जो सही आंसर है वो ये है। अब देखिए इसके बाद ये किसने परिभाषित किया कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु भाग है। अब निदर्शन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, जैसे डेयरी में दूध देते हैं तो जो मिल्क मैन है वो सैंपल लेता है, तो सैंपल वो कैसे लेगा, विस्तृत समूह, अपने मान लीजिए 3 लीटर दूध आप दे रहे हैं, तो 3 लीटर क्या होगा, विस्तृत समूह हो गया, उसका एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधित्व, तो लघु का मतलब उसमें थोड़ा सा वो सैंपल लेगा, थोड़ा सा दूध लेगा, वो सैंपल कहलाता है, और इसके आधार पर जो फैट आएगी उसको पूरे दूध पर वो लागू कर देगा। तो जो हम रिसर्च जब किसी विषय पर करते हैं तो उसके 2 मेथड होते हैं, एक तो संगणना या जनसंख्या विधि और दूसरा निदर्शन मेथड। जनसंख्या का मतलब क्या होता है, सभी इकाइयों का अध्ययन करना, एक एक इकाई को लेकर उनके बारे में जानना, जनसंख्या संगणना मेथड कहलाता है। और निदर्शन क्या होगा, सभी इकाइयों का अध्ययन न करके उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को सेलेक्ट करके उनके आधार पर फिर उनका अध्ययन करके निष्कर्ष को पूरे समूह पर लागू करना क्या कहलाता है, निदर्शन। जैसे मान लीजिए अपने पास 1000 व्यक्तियों की स्टडी करनी है, और यदि हम 1000 व्यक्तियों की सभी की एक एक करके स्टडी कर रहे हैं तो वो होगी जनसंख्या जनगणना विधि। परंतु यदि उन 1000 में से हमने केवल 70 व्यक्ति ले रहे हैं, भी उन 70 की स्टडी करेंगे, जो निष्कर्ष आएगा वो 1000 पर लागू कर देंगे, तो इसका मतलब 1000 में से हमने सैंपल छांट लिए 70, तो ये क्या कहलाएगा, निदर्शन विधि। अब निदर्शन विधि से इस क्वेश्चन पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हम आगे इससे संबंधित और क्वेश्चन होंगे उसमें आपको हम बताएंगे। तो ये किसने परिभाषित किया कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधित्व है, तो ये किसने कहा था, गुड्डे तथा होट ने। देखिए हरियाणा के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में जो बुक्स है, यदि वो बुक आपने बहुत अच्छे से कर ली है तो आपके सोशोलॉजी में दिक्कत आएगी नहीं। इनमें से कोई, इस पेपर में से कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन बुक में से बाहर आया हुआ हो, और उस बुक से संबंधित सारे वीडियो हमने इसी चैनल पर बनाकर डाल रखे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर डीपी मुखर्जी, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी इसका पूरा नाम है, की मान्यता थी कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के 3 सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, श्रुति, स्मृति तथा अनुभव। मुखर्जी के अनुसार इनमें से क्रांतिकारी सिद्धांत कौन सा है, तो इनमें क्रांतिकारी सिद्धांत किसे माना गया, अनुभव को माना गया क्रांतिकारी सिद्धांत। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीपी मुखर्जी ने अपना ध्यान है वो किन के अध्ययन पर फोकस किया था, जो अध्ययन है वो किस बात पर फोकस था, तो किस पर फोकस था, परंपरा और आधुनिकता पर। किसके ऊपर, इन्होंने जो डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज में परंपराओं और आधुनिकता के अध्ययन पर बल दिया था, ये अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय परंपरा के परिवर्तन के 3 सिद्धांतों का वर्णन किसने किया था, तो डीपी मुखर्जी ने किया था। श्रुति, स्मृति और अनुभव, ये 3 सिद्धांत किसके हैं, तो डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपराओं के अध्ययन करने के लिए इन्होंने दिए थे। और इनमें क्रांति का सिद्धांत कौन सा था, अनुभव से क्रांति होती है। अब इनके दृष्टिकोण क्या, संपूर्णतावादी दृष्टिकोण है, इसका मतलब इतिहास का, अर्थशास्त्र का, मनोविज्ञान का, ये साथ मिलकर अध्ययन करने पर बल देते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, संपूर्णतावादी दृष्टिकोण। तो धुरजटी प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण क्या है, संपूर्णतावादी है। अब इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, मनोसमाजशास्त्रीय पद्धति को अपनाया, व दार्शनिक पद्धति
परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया और मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक है वो कौन से जो समाजशास्त्री है, तो वो कौन से, डीपी मुखर्जी। और द्वंद्वात्मक विचार है, ये भी तो मार्क्सवादी विचार ही है। तो ये इन जो डीपी मुखर्जी, इनके कौन कौन से यहाँ पर विचार रहे, कौन कौन से सिद्धांत हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको बता दिए हैं, इनको अच्छे से कर लें। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है। कम का मतलब जिसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। देखिए, वर्किंग साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया एक। तो वर्किंग मॉडल हमने बना दिया, जिसमें सब कुछ, जैसे मान लीजिए हम किसी डैम का बेनिफिट दिखाना चाहते हैं तो डैम के बेनिफिट का एक मॉडल बना दिया और वो साथ में वो काम भी कर रहा है उसी तरह से, तो उससे हमें बहुत शिक्षण अधिगम में बहुत अधिक लाभ मिलेगा। प्रिंटेड मटेरियल विद रिकॉर्डेड साउंड, प्रिंटेड मटेरियल दे दिया और साथ में साउंड भी है, जैसे हम यहाँ पर ये लेक्चर तैयार कर रहे हैं, उसका भी बच्चों पर मतलब शिक्षण अधिगम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फील्ड ट्रिप, यात्रा पर ले गए बच्चों को, भ्रमण पर ले गए, तो उसमें भी बच्चे, इन सभी में बच्चे सामने देख रहे हैं, अपने सुन भी रहे हैं। लेकिन साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, बच्चे केवल सुन रहे हैं, तो इसका सबसे कम प्रभाव पड़ता है शिक्षण अधिगम में। टीचिंग लर्निंग में सबसे कम प्रभाव, जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका पड़ेगा, आवाज़ वितरण प्रणाली का पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहा जाता है। परिस्थिति से संबंधित, परिस्थिति का मतलब क्या होता है, स्टेटस, और भूमिका का मतलब क्या होता है, उस पद, परिस्थिति का मतलब पद, और पद पर रहते हुए जो काम किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, भूमिका। तो एक परिस्थिति, इसका मतलब एक पद पर रहते हुए जितने भी व्यक्ति काम करता है तो उस सबको क्या कहा जाता है, रोल सेट कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे, रोल सेट। रोल सेट का मतलब, मान लीजिए एक व्यक्ति है तो पिता की भूमिका निभा रहा है, वो डॉक्टर की भूमिका निभा सकता है, वो साथ में दोस्त की भूमिका भी निभा रहा है, वो साथ में अन्य भी कोई काम कर सकता है। तो एक ही पद पर रहते हुए विभिन्न भूमिकाएं जब निभाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रोल सेट या भूमिका प्रतिमान कहेंगे। और एक साथ बहुत सारे पद यदि धारण किया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, परिस्थिति प्रतिमान कहेंगे। प्रतिमान का मतलब पुंज। तो एक परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को भूमिका प्रतिमान कहा जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन और आप देखिएगा। अब जो ये भूमि जो स्टेटस है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले प्रयोग राल्फ लिंटन ने किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है, परिस्थिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कब किया, 1920 में, किस पुस्तक में किया, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक में। और ये क्वेश्चन आ सकता है, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना है, इसी किताब में इसका, ये इसी पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। इसके बाद आप देखिएगा, इसके जो आगे आप करते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति को दो भागों में अर्जित व प्रदत्त किसने बांटा है। तो किसने बांटा है, इनके जो परिस्थिति है इसके जनक राल्फ लिंटन ने बांटा है। स्टडी ऑफ मैन 1920 में राल्फ लिंटन ने परिस्थिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, और 1936 में एक्वायर्ड और अस्क्राइब्ड मतलब अर्जित और प्रदत्त दो भागों में बांट दिया। अर्जित का मतलब क्या होता है, जो आप प्राप्त करते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, धन दौलत हो गया। और प्रदत्त क्या होती है, जो समाज से अपने को मिलती है, आप कुछ नहीं करते, जैसे जन्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, ये प्रदत्त होती है। तो 1936 में बांटा था। वैसे ये पुस्तकें इधर आप देखिएगा, इनको भी आप कीजिएगा। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, प्लेटो के द्वारा। और पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अरस्तु के द्वारा। और सोशल कंट्रोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रूसो के द्वारा। अब पॉलिटिक्स में अरस्तु ने सबसे पहले परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन औपचारिक रूप से सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो राल्फ लिंटन ने किया था, इसलिए इसके जनक भी किसको माना गया, राल्फ लिंटन को माना गया है। इसके बाद देखिएगा, ये जो तीन डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लें इनको। सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये बात रॉबर्ट बीरस्टीड ने की है। सामाजिक परिस्थितियों का मतलब समाज में व्यक्ति की जितनी भी परिस्थितियां उनको मिला दें तो समाज बन जाता है। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। भूमिका परिस्थिति का मतलब क्या हो गया, पद। गत्यात्मक का मतलब जो क्रियाशील हो, अपने पद पर रहते हुए व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो उसको क्या कहते हैं, भूमिका। टीचर पद हो गया, पढ़ा रहा है, भूमिका होगी।
तो भूमिका क्या होगी? परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष, ये राल्फ लिंटन ने कहा है। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, ये बात किसने कही है? रॉबर्ट बियरस्टेड ने। तो ये तीनों चीजें आप बहुत अच्छे से देख ले। अब देखो, भूमिका ग्रहण क्या होता है? व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग है, आप रोल अदा कर रहे हो। एक होता है कार्य प्रत्याशा, इसका मतलब व्यक्ति से समाज के द्वारा क्या उम्मीद लगाई जाती है, क्या आशा की जाती है, उसको कहते हैं कार्य प्रत्याशा। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये परिस्थिति प्रतिमान है, इसके जनक कौन है? स्टेटस सेट है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक रॉबर्ट मर्टन है। 1957 में इन्होंने इस अवधारणा को दिया था, परिस्थिति प्रतिमान को। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे करते हैं आप। जो पूर्वाभासी प्रत्याशित समाजीकरण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? पूर्व पूर्वाभासी, पूर्वाभासी का मतलब एंटीसिपेटरी, अनुमानित पहले से। तो ये कौन सा होगा? संदर्भ समूह होगा। संदर्भ समूह क्या होता है? जिसका व्यक्ति वास्तव में सदस्य नहीं है, परंतु मन ही मन में वो अपने आप को काल्पनिक रूप से उसका सदस्य मान लेता है, मानसिक रूप से अपने आप को उससे संबंधित कर लेता है। जैसे मान लीजिए किसी प्लेयर को आपने देखा खेलते हुए और आपको वो बहुत अच्छा लगा, आप उस जैसा बनना चाहते हैं, तो वो प्लेयर आपके लिए क्या हो गया? संदर्भ समूह हो गया, आप उसकी नकल करते हैं। तो ये पूर्वाभासी प्रत्याशित या एंटीसिपेटरी जो सोशलाइजेशन है वो कहलाएगा। तो क्या होगा? संदर्भ समूह। अब संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग सोशल ऑर्डर पुस्तक में रॉबर्ट के मर्टन ने किया था, समाजशास्त्र में। परंतु यदि सीधा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में किया था। हर्बर्ट हाइमैन ने इसका प्रयोग किया था, वो किस में किया था? मनोविज्ञान में किया था। परंतु समाजशास्त्र में अमेरिकन समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने किया था। अब समूह है, इस समूह को समूह तीन प्रकार के हैं। तीन प्रकार के कौन से समूह हैं? एक तो विशेष प्राथमिक समूह हो गया, द्वितीयक समूह हो गया और संदर्भ समूह हो गया। अब समूह के तीन प्रकार हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग चार्ल्स कूले ने किया था। अब प्राथमिक समूह की अवधारणा के जनक कौन हो गए? अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले। कब? 1909 में। पुस्तक कौन सी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स कूले हैं। अब प्राथमिक समूह में चार्ल्स कूले ने किस किस को शामिल किया था? मित्र, पड़ोसी और खेल समूह, ये भी ध्यान रखना है। इन तीनों को इन्होंने प्राथमिक समूह में शामिल किया था, मित्र या दोस्त, खेल समूह और पड़ोसी। द्वितीयक समूह आमने सामने के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, हम जानते हैं। प्राथमिक समूह में। द्वितीयक समूह में क्या होता है? समूह का आकार बड़ा होता है, एक दूसरे को जानते नहीं है, अपने स्वार्थ से आप जुड़े हुए होते हैं, ये औपचारिक होता है। तो द्वितीयक समूह को विशेष स्वार्थ समूह किसने कहा था? तो किम्बाल यंग ने कहा था, ये ध्यान रखना है। किसने कहा था? किम्बाल यंग ने। ये देखो, संदर्भ समूह के बारे में आगे हमने वर्णन कर दिया भी। संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग जनक जॉन मर्टन ने इसके, और सबसे पहले प्रयोग 1942 में हर्बर्ट हाइमैन ने किया था, लेकिन इन्होंने इसका प्रयोग क्या किया था? मनोविज्ञान में किया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुसंधानकर्ता का मतलब होता है शोधकर्ता, अध्ययन समूह का मतलब जिन लोगों की स्टडी करनी है। यदि उस समूह का वो सदस्य बन जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? पार्टिसिपेटरी या सहभागी अवलोकन कहेंगे। देखिए, अवलोकन है, पहले यहाँ पर आप देखिएगा, अवलोकन को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो अनियंत्रित अवलोकन और एक नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के तीन प्रकार होते हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होगा कि जिस समूह का अवलोकन करना है उस समूह का व्यक्ति सदस्य बन जाता है और लोगों को अपनी पहचान नहीं बताता है, उसी समूह जैसा बन के वो अपना कार्य करता है। जैसे किसी क्लास की स्टडी करनी है तो कोई एक बच्चा आकर क्लास के अंदर बैठ जाए और कहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, और वैसे ही उनके साथ मिलजुल कर रहने लग जाए, किसी को न बताए कि मैं शोध करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? सहभागी अवलोकन हो जाएगा। असहभागी अवलोकन क्या होगा? अपनी पहचान बता देगा, पहले से पता होगा कि ये हमारा अवलोकन कर रहा है। जैसे आप पेपर दे रहे हैं, फ्लाइंग आती है, तो वो कौन सा हो गया? असहभागी हो गया। सामूहिक अवलोकन, इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी।
सामूहिक अवलोकन का मतलब ये होता है एक समूह बना दिया अवलोकन करने के लिए। जैसे मान लीजिए 5 अवलोकन कर्ता रख लिए, एक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है, एक धार्मिक की, एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक की, ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को काम सौंप दिया। और जब अध्ययन पूरा हो जाएगा तो उन सभी को एक जगह बैठकर वो अपनी रिपोर्ट है वो कंसोलिडेट कर देंगे, तो इसको आप कहते हैं सामूहिक अवलोकन। तो सामूहिक अवलोकन है ये, और सामूहिक अवलोकन एक समूह के द्वारा किया जाएगा। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य नहीं होगा और सहभागी में सदस्य होगा। तो अनियंत्रित अवलोकन है, उस अनियंत्रित अवलोकन को सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी कौन सा होगा? कुछ मामलों में तो वो समूह से दूर रहेगा, लेकिन कुछ एक मामलों में वो समूह का हिस्सेदार बन जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच की स्थिति है। तो अवलोकन दो प्रकार का होता है, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित में सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। नियंत्रित का मतलब क्या होता है? किस पर नियंत्रण रखेंगे? एक तो अवलोकनकर्ता के ऊपर नियंत्रण और एक घटनाओं पर नियंत्रण, इन दो चीज़ों के ऊपर नियंत्रित रखा जाता है। अब अनियंत्रित अवलोकन के नाम भी है, सीमा रहित अवलोकन भी इसको आप कहते हैं। अवलोकनकर्ता पर किसी तरह की कोई सीमा बंधन नहीं है, अनियोजित, इसमें किसी तरह का कोई नियोजन, कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। यह प्राकृतिक है, स्वतंत्र है, इसमें किसी तरह के उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई वीडियो रिकॉर्डर या अन्य किसी तरह के कोई उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको उपकरण रहित अवलोकन भी कहते हैं। असंरचित, इसकी कोई स्ट्रक्चर, कोई बनावट नहीं बनानी पड़ती, इसलिए इसको असंरचित अवलोकन भी कहते हैं। तो अनियंत्रित जो निरीक्षण है इसके कौन कौन से नाम हो गए? सीमा रहित, अनियोजित, प्राकृतिक, स्वतंत्र, उपकरण रहित अवलोकन और असंरचित अवलोकन। नियंत्रित के कौन होंगे? उसी तरह से इसके उल्टे हो जाएंगे, सीमा सहित अवलोकन, नियोजित अवलोकन, अप्राकृतिक अवलोकन, उपकरण सहित अवलोकन और संरचित अवलोकन। ये आप अच्छे से देख लें। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो भी आप अच्छे से देख लें। भी सहभागी अवलोकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो सहभागी अवलोकन इसका सबसे पहले प्रयोग किया था प्रोफेसर लिंडमैन ने। कब? 1924 में। किस में? सोशल डिस्कवरी पुस्तक में। अच्छे से इसको आप देख लें, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। सोशल डिस्कवरी बुक किसकी है? तो प्रोफेसर लिंडमैन की है। इसी पुस्तक में इसने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, धैर्य बनाए रखिएगा और अच्छे से ये करते रहिएगा। अगस्त कामटे की कृति सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी को कितने खंडों में बांटा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 वॉल्यूम से बांटा गया है। अब दो है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलोसफी। अब क्वेश्चन दोनों ही पुस्तक दोनों ही अगस्त कामटे के द्वारा लिखी गई है, पॉजिटिव पॉलिटी भी और पॉजिटिव फिलोसफी भी। देखो, अगस्त कामटे समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का मतलब सब्जेक्ट, विषय के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहला नाम क्या दिया था समाजशास्त्र को? सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। पहले नाम फिजिक्स क्यों? क्योंकि इसको विज्ञान बनाना चाहते थे। तो इन्होंने विज्ञान, बाद में इन्होंने अपना नाम इसका जो सोशल फिजिक्स है नाम चेंज करके इसका सोशलॉजी रखा था। तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, कौन सी? पॉजिटिव फिलोसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव फिलोसफी में एक दार्शनिक या आदर्शवादी सिद्धांतों का वर्णन किया भी समाजशास्त्र को विज्ञान कैसे बनाया जाए, और पॉजिटिव पॉलिटी में उन सिद्धांतों का वर्णन किया कि इनको व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए। तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। तो जो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है, इस पुस्तक को तो इन्होंने 4 खंडों में विभाजित किया और पॉजिटिव फिलोसफी को 6 खंडों में विभाजित किया है। अब पॉजिटिव फिलो और विज्ञानों का वर्गीकरण हो गया, चिंतन के 3 अवस्थाएं होगी। ये सिद्धांत भी किसका है? अगस्त कामटे का है। क्वेश्चन आ सकता है, विज्ञानों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री का सिद्धांत है? चिंतन के 3 अवस्थाएं, प्रगति का नियम, तो ये किसके सिद्धांत है? अगस्त कामटे के हैं। सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसका है? ये भी अगस्त कामटे का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्षवाद, ये सिद्धांत किसका है? अगस्त कामटे का है। प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है क्या होता है? तार्किक आधार पर घटनाओं का वर्णन करना। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में कौन बनाना चाहते थे? अगस्त कामटे। अब देखिए, सामाजिक प्रगति का नियम, परिवार व मानवता का धर्म, त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये सब किसके हैं? अगस्त कामटे के हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत में अगस्त कामटे ने पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में ये सिद्धांत दिया था। एक तो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था और एक समाजशास्त्र को जीव विज्ञान से संबंधित करके सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की 2 भागों में बांटा था। तो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था। 3 स्तर कौन कौन से? ये भी इसी पेपर में पूछा गया, इससे संबंधित 3 क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। तो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है, इसके 3 स्तर कौन कौन से? धार्मिक स्तर,
तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। और धार्मिक स्तर है, इसके भी 3 उप स्तर है। एक तो जीवित सत्तावाद, प्रेत या प्रेतवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद। कौन से हो गए? जीवित सत्तावाद या प्रेतवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद। ये प्रत्यक्षवाद के लेसन में हमने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। अब जो तीसरा, पहला स्तर धार्मिक स्तर, इसके 3 उप स्तर, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर है, जिसमें तर्क के आधार पर सोचा जाता है। तो ये तीनों आप अच्छे से देख लें। अब इसमें ये 3 सिद्धांत देकर, ये 3 स्तर देकर ये पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा स्तर कामटे के प्रत्यक्षवाद का स्तर या 3 स्तर का नियम या प्रगति के नियम का नहीं है। देखिए, इसको चिंतन के 3 स्तर की अवस्थाएं भी कहा जाता है, प्रगति का नियम भी कहा जाता है, त्रिस्तरीय नियम भी कहा जाता है। एक ही बात है। कैचिज्म और पॉजिटिविज्म, ये पुस्तक भी किसकी है? ये पुस्तक भी अगस्त कामटे की है। इस पुस्तक में निरंकुश जनतंत्र का समर्थन किया था, मतलब एक तानाशाही जनतंत्र का समर्थन अगस्त कामटे ने, जो कि समाजशास्त्र के जनक थे, अपनी किस पुस्तक में किया था? कैचिज्म और पॉजिटिविज्म में। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति विज्ञान, ये पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में समाजशास्त्र को जीव विज्ञान से संबंधित करके 2 अवधारणाएं दी, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति की। सामाजिक स्थिति का मतलब स्थिरता, बनावट, जैसे हमारा शरीर है इसकी एक बनावट है। सामाजिक गतिकी का मतलब जिससे हमारा शरीर काम करता है, वो हम किस तरह से काम करते हैं। तो इन दोनों में सामाजिक गति विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि परिवर्तन के नियमों के बारे में बताता है और सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या कितनी है? 928 है। ये हमने यहाँ पर निशान लगा रखा है। इसके आधुनिक नौकरशाही खालिस्तान सत्ता का उदाहरण है। तो देखिए, आधुनिक नौकरशाही है, वो आधुनिक नौकरशाही किसके अनुसार चलेगी? कानूनों के अनुसार। नौकरशाही कौन से? IAS, IPS या जितने भी कर्मचारी है वो सारे किसके अंतर्गत आ गए? नौकरशाही के अंतर्गत। तो ये किसके अनुसार चलते हैं? नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार। तो आधुनिक नौकरशाही किसका उदाहरण है? वैधानिक सत्ता का, मतलब जो कानूनी रूप से सत्ता मिलती है उसका उदाहरण है। और नौकरशाही सिद्धांत के जनक कौन है? मैक्स वेबर हैं, जो कि जर्मनी के एक महानतम समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री हुए हैं, जिनके बारे में हम आगे और जानेंगे इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन सिंपल है, सीधा है, मनोविज्ञान से है। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? अब अध्यापक की अभिवृत्ति, रुचि और व्यवहार वो किससे संबंधित होगा? लर्निंग सिचुएशन से संबंधित होगा। इसके पश्चात अगला है, संस्था के कौन सा, निम्न में से संस्था में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? हमने आपको पहले भी बताया है कि संस्था, समिति, संस्थाओं, समुदाय, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। और इससे संबंधित हमारा एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है भी, इन तीनों में अंतर क्या है वो आप अच्छी तरह देख लें। हमने पिछले लेक्चर में हमने बताया कि संस्था की विशेषता क्या है, कि वो एक नियमों की व्यवस्था है और नियम दिखाई नहीं देते। इसका मतलब वो क्या होगा? अमूर्त होगा। इन्होंने क्या कहा है? संस्था मूर्त संगठन पर आधारित है। इसका मतलब पहला ही पकड़ में आ गया। भी संस्था है वो क्या होगा? मूर्त संगठन पर आधारित है। ये गलत हो गया, क्योंकि संस्था क्या होगी? अमूर्त होती है। संगठित समूहों से जुड़ाव होता है, कुछ भौतिक संरचनाएं भी होती है, जटिल व्यवहार या प्रतिमान पर आधारित है। ये तीनों ठीक होंगी इसकी। अगला क्वेश्चन, टी के उमन के अनुसार सांप्रदायिकता के कितने आयाम है? तो ये 6 आयाम इन्होंने बताए हैं। टी के माउ ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन सेट किया हुआ है। इसके बाद अगला देखते हैं आप, यहाँ पर देखिएगा, बस लास्ट स्लाइड है ये। इसके पश्चात यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसने अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया माना है? बिसेंज एवं बिसेंज ने। जितनी डेफिनेशन इस बुक में पूछी गई है वो सारी डेफिनेशंस RK मुखर्जी के द्वारा BA फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हरियाणा की बुक में से है। बिसेंज और अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कुछ कहा, आपने उसका जवाब दिया, तो ये अंतःक्रिया होगी। मतलब क्रिया के प्रत्युत्तर में की गई क्रिया क्या कहलाती है? अंतःक्रिया। जैसे मैंने आपसे पूछा कैसे हो, आपने कहा बहुत बढ़िया है, मस्त है, तो ये अंतःक्रिया कहलाएगी। अब जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उसके विभिन्न कंडीशन पैदा हो सकती है। कौन सी? हो सकता है वो आपस में लड़ने लग जाए, हो सकता है प्रेम की बातें करने लग जाए। तो इसका मतलब वहाँ पर मनमुटाव भी हो सकता है, एकीकरण भी हो सकता है, सहयोग भी हो सकता है, संघर्ष भी हो सकता है। तो ये विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। तो अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप है। इन स्वरूपों को क्या कहा है? सामाजिक प्रक्रिया कहा है, बिसेंज और बिसेंज ने।
इसके पश्चात क्रिया है वो 2 प्रकार की इन्होंने बताई। 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक व्यक्तिगत क्रिया और एक सामाजिक क्रिया। जैसे आप अकेले बैठकर गाने सुन रहे हो, गाने गा रहे हो, जिसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत क्रिया कहलाएगी। और 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? सामाजिक क्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन ये भी आता है कि किम्बाल यंग ने अंतः क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं, या कौन से प्रकार बताए हैं? तो किम्बाल यंग ने अंतः क्रिया के 3 प्रकार बताए। व्यक्ति व व्यक्ति के बीच में, 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हो, व्यक्ति व समूह के बीच में, एक व्यक्ति रैली को संबोधित कर रहा है या क्लास को पढ़ा रहा है, समूह व समूह के बीच में, एक समूह दूसरे समूह के साथ बातें कर रहा है। तो किम्बाल यंग ने 3 प्रकार की अंतः क्रिया बताई है, व्यक्ति व व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति व समूह के बीच में, समूह व समूह के बीच में। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर डालना कि पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है उसके लेखक कौन है। अब सामाजिक क्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की होगी सामाजिक क्रिया? 2 प्रकार की। स्वरूप या प्रकार कितने होंगे? सहयोगी और असहयोगी। जैसे एकीकरण है, सहयोग है, ये कौन सी होगी? सहयोगी क्रियाएं होगी। जैसे संघर्ष है, प्रतियोगिता, ये कैसी होगी? असहयोगी प्रक्रियाएं। आगे बढ़ते हैं। दुर्खीम के अनुसार, देखो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी जटिल बने हैं। दुर्खीम के अनुसार किस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति के सामाजिक समूह में अत्यधिक एकीकरण का परिणाम है? देखो दुर्खीम ने, हमने बताया था अभी, दुर्खीम ने पुस्तक लिखी थी सुसाइड 1897 में। इस पुस्तक के कारण ये बहुत फेमस हुए थे। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुसाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है? तो ये 1897 में इमाइल दुर्खीम के द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक थे और प्रत्यक्षवाद के पक्षधर थे, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। इन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए, ये बहुत अच्छे से देख लेना। कौन से? अहमवादी। अहमवादी क्या होगा? तो समूह का नियंत्रण नहीं रहेगा, व्यक्ति का ईगो हर्ट होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण, जैसे बच्चे को डांट दिया और उसने सुसाइड कर ली, तो वो अहमवादी होगा। भी इसको ईगो हर्ट हुआ, उसके ऊपर समाज का नियंत्रण नहीं रहा, उसने अपने आप को अकेला पाया। तो समूह के नियंत्रण में कमी, ईगो हर्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसको अहमवादी आत्महत्या कहा है इमाइल दुर्खीम ने। प्रारब्धवादी आत्महत्या कौन सी होती है? जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति का समूह से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, प्रभावी नियंत्रण होगा। जैसे आप घर में बहुत सारे सदस्य बैठे हैं, एकदम से टेररिस्ट आ जाए और आप बाकी सदस्यों को बचाने के लिए टेररिस्ट से भिड़ जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में आपको पता है भी वो मारे भी जा सकते हैं और मारे भी यदि जाएं, तो वो कौन सी कहलाएगी? प्रारब्धवादी आत्महत्या कहलाएगी। प्रारब्ध का मतलब दूसरों की भलाई के लिए। क्या कहलाएगा? दूसरों की भलाई के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार की आत्महत्या? व्यक्ति के सामाजिक समूह में अत्यधिक एकीकरण, मतलब उस परिवार से हमारा बहुत ज़्यादा एकीकरण था, इसलिए वो आत्महत्या हुई, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रारब्धवादी आत्महत्या। जैसे एक सैनिक है, वो सीमा पर शहीद होता है दुश्मनों के साथ लड़ते हुए या फिर आतंकवादियों के साथ, तो वो कौन सी कहलाएगी? प्रारब्धवादी आत्महत्या कहलाएगी। जैसे एक एरोप्लेन है, मान लीजिए उसमें पायलट है और उसने बस्ती को बचाने के लिए, पायलट को खराबी आ गई पायलट में, ओ सॉरी एरोप्लेन में, उसे पता है आगे बस्ती है और यदि उसने पहले छलांग लगा दी तो बस्ती में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसको बचाने की उसने कोशिश की और छलांग नहीं लगा पाया, तो वो कौन सी कहलाएगी? प्रारब्धवादी आत्महत्या कहला पाएगी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो। एक अप्रतिमानित आत्महत्या। अप्रतिमानित का मतलब क्या होता है? अकस्माती, एकदम से किसी तरह की कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, जैसे कोरोना में आर्थिक कंडीशन बिगड़ गई थी किसी की, या फिर कोई लूटपाट हो जाए, या किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो उसकी डेथ हो जाए, फिर दूसरा भी यदि आत्महत्या कर लेता है, तो इस तरह की जो आत्महत्याएं हैं वो अप्रतिमानित या नियमहीनता, एनोमी की अवधारणा किसकी है? इमाइल दुर्खीम की, हमने पीछे बताया था आपको। तो इसको आदर्शहीन आत्महत्या या अचानक पैदा हुई परिस्थिति के कारण की जाने वाली आत्महत्या कहा जाता है। तो इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए? अहमवादी, प्रारब्धवादी और अप्रतिमानित। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से देख ले। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैदिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये। जीएस घुरिये कौन थे? जीएस घुरिये को भारत में समाज शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, प्रथम भारतीय शिक्षक भी कहा जाता है। कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित थे? बम्बई विश्वविद्यालय से। अब इसमें ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत में प्रथम शिक्षक कौन थे? तो पैट्रिक गिड्स थे।
प्रथम 6 फैक्ट्री गिड्स, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित थे, और उसके शिक्षक, उसके जो शिष्य थे वो जीएस घुरिये थे। तो इनके पश्चात बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के एचओडी यही बने थे। और जीएस घुरिये भारत विद्या के प्रणेता भी थे। भारत विद्या के प्रणेता कौन थे? जीएस घुरिये। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जीएस घुरिये को भीमकाय व्यक्ति किसने कहा? एमएन श्रीनिवास ने। और ये एक यहाँ पर ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो जीएस घुरिये ने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1901 में की थी। और सोशोलॉजिकल बुलेटिन की शुरुआत कब हुई? तो इसी इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के तहत एक पत्रिका की शुरुआत की गई थी 1952 में, सोशोलॉजिकल बुलेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कई बार इन दोनों में से आता है, तो आप ये अच्छे से देख लें। ये जीएस घुरिये के द्वारा इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी 1951 में, और उसी सोसाइटी के अंतर्गत सोशोलॉजिकल बुलेटिन की शुरुआत 1952 में की गई थी। अब जीएस घुरिये है, ये किससे संबंधित थे? ये बम्बई विश्वविद्यालय से संबंधित थे। भारतीय समाजशास्त्र का इन्हें पिता भी कहा जाता है। व्हाइट इंडिया पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। कास्ट, क्लास एंड सोसाइटी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये इंडियन साधुज, तो ये इंडियन साधुज, व्हाइट इंडिया, तो इस तरह के हमने पिछली स्लाइड में भी इनके क्वेश्चन बताए थे, तो आप अच्छे से देख लें। एमएन श्रीनिवासन के बारे में भी हम पीछे संस्कृति वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इन्होंने मैसूर के रामपुर गांव का अध्ययन किया था। ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति की अवधारणा इन्होंने दी। एससी दुबे, सभी राइटर के किस किस गांव की स्टडी की है अच्छे से देख लें, ये भी भारतीय हैं। इन्होंने समीरपुट गांव का अध्ययन किया था। इन्होंने किसका अध्ययन किया था? समीरपुट। और भारतीय ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करने के लिए इन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाया था। तो भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र के समुदाय का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण किसने अपनाया था? श्यामचरण दुबे ने। डीपी मुखर्जी के बारे में हम पीछे बहुत कुछ पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। अगला है निम्न में से आदर्श प्रारूप की विवेचना कौन सी नहीं है? अब आदर्श प्रारूप अवधारणा के जनक कौन है? मैक्स वेबर। नौकरशाही के जनक कौन है? मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप का प्रयोग किन किन में किया? धर्म के सिद्धांत में, नौकरशाही के सिद्धांत में, और सत्ता के सिद्धांत में। किस किस में? धर्म के सिद्धांत, नौकरशाही के सिद्धांत और सत्ता के सिद्धांत। आदर्श प्रारूप क्या है? किसी भी घटना को समझने के लिए व्यक्ति तर्क के आधार पर अपने कुछ मापदंड या कुछ नियम बना लेता है, तो वो आदर्श प्रारूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कोई व्यक्ति अच्छा, किस व्यक्ति को हम अच्छा कहेंगे? जो सामाजिक नियमों को मानता हो, जो बड़े बुजुर्गों की बातों को मानता हो। तो ये सामाजिक नियमों को मानना, बड़े बुजुर्गों को मानना, ये क्या हो गया? आदर्श प्रारूप हो गया। किसके अनुसार? एक व्यक्ति के अनुसार हो गया। तो ये आदर्श प्रारूप है। ये क्या होता है? एक विवेकी ब्लूप्रिंट होते हैं। क्या होते हैं? ये एक विवेकी ब्लूप्रिंट होते हैं। तो आदर्श प्रारूप की विशेषता कौन सी है? यह एक विवेकी ब्लूप्रिंट होते हैं। अगला देखें, ऐतिहासिक भौतिकवाद की। कार्ल मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी बहुत है। हर एक क्वेश्चन में हम अलग अलग बातें करेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में की है? तो किस में की है? द जर्मन आइडियोलॉजी में। किस में? द जर्मन आइडियोलॉजी। और ये 1845-46 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। कब? 1847 में। दास कैपिटल 1867 में। द होली फैमिली मार्क्स प्लस एंजल्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? द होली फैमिली। और इसके बाद देखिएगा, दो जर्मन आइडियोलॉजी है, इसके एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये अच्छे से देख लें। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, होली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, और वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये भी कार्ल मार्क्स की है। अब एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और अलगाव का सिद्धांत, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये तीन सिद्धांत कार्ल मार्क्स के हैं, बहुत अच्छे से देख लें। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था कि अब तक का संसार, अब तक का विश्व है वो क्या है? उसको क्या कहा गया? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। क्योंकि प्रत्येक समाज के अंदर दो वर्ग रहे, दोनों के अंदर एक शोषक रहा, एक शोषित वर्ग रहा, और दोनों के अंदर वो संघर्ष है वो चलता रहा। और दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास सिवाय बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात भी कार्ल मार्क्स ने कही थी। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? भी एक मजदूर एक फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए पेन बनाया जा रहा है, उस पेन पर 7 रुपये खर्चा आता है, और इसके पश्चात ये पेन 7 रुपये में बेचा जाता है। तो ये 7 रुपये खर्चा आया,
और 7 रुपये का ये प्रॉफिट मिल रहा है, ये प्रॉफिट पूंजीपति ले जाएगा। और इसी को कहा गया कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। 20 पर हक तो श्रमिकों का है, जबकि ये 7 रुपये मिलने श्रमिकों को चाहिए थे और ले कौन गया, पूंजीपति ले गया। तो इन्होंने कहा पूंजीपति शोषण का प्रतीक है, वो लोगों का शोषण करता है, इसलिए उसको शोषित वर्ग, शोषक वर्ग भी कहा है। अलगाव का सिद्धांत, बार बार व्यक्ति काम करता है लेकिन उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती तो उस काम से वो ऊब जाता है, उसके प्रति लगाव नहीं रहता, तो इसको अलगाव का सिद्धांत है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दो वर्ग है उनमें संघर्ष चलता रहता है, एक वर्ग अपनी हक मांगता है, दूसरा हक देना नहीं चाहता है, तो ये वर्ग संघर्ष के आगे और भी आएंगे, इसमें क्वेश्चन उसमें हम डिटेल से समझाएंगे। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, लगाव का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका, कार्ल मार्क्स का है। इसके पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। आधुनिकीकरण क्या होता है, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धार्मिक, ग्रामीण और पिछड़े हुए समाज को आधुनिक, तर्कशील और वैज्ञानिक समाज में बदलने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, आधुनिकीकरण कहलाती है। तो वैज्ञानिक मिजाज, आधुनिकीकरण में वैज्ञानिक मिजाज होगा, लोग साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे, तर्क वैज्ञानिक है इसका मतलब तर्क और बुद्धि का प्रयोग भी करेंगे, और उपलब्धि की मनोवृत्ति इसका मतलब अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, भी उस आपने क्या प्राप्त किया और कुछ ना कुछ हासिल करने के लोग सदैव काम करते रहेंगे, ऊपर वाले के भरोसे या किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे। तो निम्नलिखित आधुनिकीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है, निम्न आकांक्षाएं, लो एस्पिरेशंस इसकी विशेषताएं नहीं है। अब यहाँ पर मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं। सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं, ये बात किसने कही, किम्बालियंग ने। किम्बालियंग के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी सामाजिक अंतःक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति से समूह के बीच में और समूह से समूह के बीच में। किसने समाजीकरण के सिद्धांत को समझाने के लिए सामान्यीकृत अन्य अवधारणा का प्रयोग किया, यहाँ पर कई क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, एक होता है सामान्यीकृत अन्य और एक होता है विशेषीकृत अन्य। ये दोनों ही अवधारणाएं हैं, इनके जनक कौन है, जीएच मीड है, हर्बर्ट मीड है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं सभी राइटर के बारे में। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने जो हिस्ट्रिया पुस्तक लिखी थी, और सपनों की व्याख्या भी इन्होंने, ये पुस्तक भी है, हिस्ट्रिया 1895 में और 1900 में सपनों की व्याख्या, दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा भी जाता है भी हिस्ट्रिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सिगमंड फ्राइड क्या थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक थे, और इसके बारे में पीछे क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ बताया आपको। ये चार्ल्स कूले, अब जो चार्ल्स कूले हैं, सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रियाई नागरिक थे, कहाँ के, ऑस्ट्रियाई। चार्ल्स कूले और हर्बर्ट मीड ये दोनों अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स कूले ने पुस्तक लिखी सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1901 में, और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये दोनों बहुत अच्छे से आप देख लेना। चार्ल्स कूले ने कौन सी पुस्तक लिखी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1901 में, और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये 1902 में। ये दोनों पुस्तक किसकी है, चार्ल्स कूले की है। जीएच मीड की पुस्तक कौन सी है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिस पुस्तक के अंदर उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया था। जिन प्याजे थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने विकासीय अवस्था का सिद्धांत दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक है ये। विकासात्मक स्थिति का सिद्धांत इन्होंने बताया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्थाओं के सिद्धांत के जनक जिन प्याजे, विकासी अवस्था सिद्धांत का जनक जिन प्याजे, विकासात्मक सिद्धांत का जनक जिन प्याजे, और संज्ञानात्मक विकास का जो जनक है, विकास सिद्धांत का जनक है जिन प्याजे। अब जिन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है, व्यक्ति के ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक या सिद्धांत का मतलब क्या है, व्यक्ति धीरे धीरे ज्ञान अर्जन करता है और ज्ञान फिर धीरे धीरे जोड़ता जाता है, बढ़ाता जाता है। वो कैसे बढ़ाता है, इसकी कितनी अवस्थाएं बताई उन्होंने, 4। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है अपने सिद्धांत में, तो 4। संवेदी पेशीय, जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी पेशीय का मतलब क्या होगा, जिसमें व्यक्ति संवेदनाओं से या अंगों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से ही व्यक्ति कुछ सीखता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिन प्याजे के जो अवस्था का सिद्धांत है उसमें तीसरी अवस्था कौन सी है, तो याद कर लीजिए। पहली संवेदी, केवल संवेदना ही प्रकट करता है बच्चा, बोलना तो उसको आता नहीं, नए समाज की समझ है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त, और चौथी अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें हमें इस अवस्था में बच्चा जो चीज़ें नहीं देख सकता उनके बारे में भी कल्पना करके सीख जाता है।
एक ये भी पूछ सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक की एज क्या है, तो तीनों की चारों की एज देख लें। संवेदी की जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक 12 से 15 वर्ष तक। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका था? चार्ल्स कूले का था। और चार्ल्स कूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 30वां, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है, ये बात किसने की? प्राकल्पना का मतलब होता है उपकल्पना। उपकल्पना का मतलब क्या हुआ? भी हम शोध कर रहे हैं, उस शोध से पहले जो हम एक उसका समाधान ढूंढते हैं अपने अनुसार, उसी को उपकल्पना कहा जाता है। तो ये सिद्धांत, ये जो परिभाषा है प्राकल्पना एक काम चलाऊ विचार है, ये किसके? पीएच मन की है। और यहाँ पर बोगार्ट्स का नाम लिखा हुआ है, तो एक क्वेश्चन आप बोगार्ट्स पर देख लीजिएगा। परिवार को प्रथम मानवीय पाठशाला किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। और प्रथम शिक्षिका कौन होती है बच्चे की? प्रथम शिक्षिका माँ को माना गया। अब किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर है तो आप हमारे पास वो भेज सकते हैं। और इस चैनल पर जो वीडियो दिए गए हैं विशेषकर कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के, वो आप सारे अच्छे से देख लें। और किसी भी तरह का सोशोलॉजी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा। और एक बात और, ये जो हम 5 वीडियो डालेंगे, इन 5 वीडियो में हम लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। तो वो आप सारे क्वेश्चन नोट कर लें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।